नमस्कार दोस्तों, आज 12 अप्रैल है और 12 अप्रैल में द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसे लेके हम फिर से हाजिर हैं। आज जो सबसे पहली न्यूज है डाटा प्रोटेक्शन बिल, डाटा सुरक्षा कानून है ना। डाटा को सुरक्षित रखने के लिए जो विधेयक है वो मानसून सेशन में आएगा। अब आपको अभी ये ध्यान रखना है कि डाटा की सुरक्षा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज आपने देखा होगा कि डिजिटल जो पेमेंट है उसमें विश्व में पूरे नंबर 1 पे भारत है। इंटरनेट उपयोग करने वालों में भी शीर्ष देशों में शामिल है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो डाटा के बिना काम नहीं चल रहा है, जैसे ई गवर्नेंस, टेलीमेडिसिन, टेली एजुकेशन, सब में डाटा का प्रयोग किया जा रहा है। कल ही 120 सेंडरों को चीन डाटा भेजने के उसमें बैन किया गया है। तो इस प्रकार से कई आज के युग में डाटा बहुत महत्वपूर्ण हो गया है और डाटा की चोरी या डाटा का हैक करना या इसका दुरुपयोग करना ये बहुत आम हो गया। तो इसके प्रोटेक्शन के लिए बिल लाया जाएगा कब? तो मानसून सेशन में। अब मानसून सेशन में बिल आएगा तो हम देखेंगे कि क्या डिटेल है और उस पर क्या आगे कार्रवाई की जा सकती है, किस प्रकार से सुरक्षित रखा जा सकता है। एक तो इसमें यह है कि भारत का जो डाटा हो, जैसे सर्वर जो होते हैं वो अमेरिका में होते हैं या कहीं और होते हैं, जैसे फेसबुक का सर्वर अमेरिका में है, अमेजन का सर्वर अमेरिका में है। तो भारत सरकार का कहना है कि आप जो भारत का डाटा लेते हो उसका सर्वर भारत में ही लगाओ ताकि यह हमारे क्षेत्राधिकार के भीतर हो। ये ऐसे कई सारे और प्रावधान हैं, इनको जब आएगा तो हम देखेंगे। इसके बाद है अनफेज्ड इंडिया टू होल्ड G20 इन ले, है ना। ले श्रीनगर में G20 की मीटिंग रखी गई है। इन स्ट्रॉन्ग मैसेज ऑफ चाइना, द गवर्नमेंट प्लान्स टू होल्ड इट्स नेक्स्ट G20 एंगेजमेंट ग्रुप मीटिंग इन ले दिस मंथ। एग्जैक्टली 3 years since security forces first detected unusual number of People's Liberation Army, और इसी के कारण से इन्होंने लेह लद्दाख में रखा है। और ये एक तरीके से रणनीतिक या एक कहें रणनीतिक जवाब है पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए। पाकिस्तान की आपत्तियों के बावजूद भारत G20 की मीटिंग इस क्षेत्र में रख रहा है। ठीक है, तो ये आपको देखना है कि रणनीतिक रूप से भी कैसे जवाब दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद है इंडियाज सेट टू ग्रो बाय 5.9% दिस फिजिकल। IMF, मैंने कभी कहा था IMF आप गूगल पे सर्च करें और IMF के बारे में 3-4 पॉइंट या 10 पॉइंट मैक्सिमम उसको लिख लें। IMF ने अभी क्या अनुमान जताया है कि 5.9% इस वित्तीय वर्ष में भारत की विकास दर रहेगी, है ना। तो ये आपको देखना है, पढ़ लीजिए थोड़ा सा। उसके बाद है पेज नंबर 6 पे चेंज इन स्टेटस, है ना। अभी आपने देखा होगा कि तीन पार्टियां जिसको राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त था उनसे छीन ली गई हैं और आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा दे दिया गया। और 3 पार्टियां कौन सी है? तो तृणमूल कांग्रेस, NCP और CPI, है ना। तो ये जो पार्टियां, इनको क्षेत्रीय दल का दर्जा दिया गया है और अब ये राष्ट्रीय दल नहीं रही हैं। तो आपको क्या देखना है कि राष्ट्रीय दल का जो दर्जा प्राप्त करते हैं उनके लिए कौन सी शर्तें हैं, कौन कौन सी शर्तों में उनको राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, तो आप इसे देखेंगे। साथ ही साथ क्या सुविधाएं मिलती हैं। सुविधाएं यह मिलती हैं कि पूरे देश में एक ही चुनाव चिन्ह पर, यदि कोई राष्ट्रीय दल है तो वो एक ही चुनाव चिन्ह पर पूरे देश में चुनाव लड़ सकता है। दूसरा, मुख्यालय बनाने के लिए नई दिल्ली में जमीन आवंटित की जाती है। और भी कई लाभ मिलते हैं, पर आपको यह देखना है कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल होने के लिए किस शर्त या किन शर्तों का होना आवश्यक होता है, ये आप सर्च करेंगे। ठीक है, इसके बाद है सऊदी अरबिया क्वेस्ट फॉर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, है ना। अब हम यहाँ पे आपको नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना सिर्फ यहाँ पे सऊदी अरबिया क्वेस्ट फॉर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। आपने देखा होगा कि सऊदी अरब के रक्षा का भार सामान्यतः अमेरिका के ऊपर रहता था, पर सऊदी अरब और ईरान के बीच में
साझेदारी हुई है और इस साझेदारी को करवाने में चीन का हाथ है। इसी पे बात की गई है कि यूरोप और अमेरिका का प्रभाव दक्षिण पूर्व एशिया में किस प्रकार से खत्म होता जा रहा है या कम होता जा रहा है, इसी पे ये चर्चा की गई है। तो आप इसे समझ लेंगे। जैसे तुर्की, इजिप्ट, जॉर्डन, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी अरबिया, ईरान, यूएई, ओमान, है ना। तो ये दोनों का हुआ है और इसी पे पूरा का पूरा आप देखेंगे तो यहाँ से समझ में आएगा कि किस प्रकार से पश्चिमी देशों का यहाँ पे कम हुआ है, यहाँ पे प्रभाव कम हुआ है पश्चिमी देशों, खासकर यूरोप और अमेरिका का। तो इसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। इसके बाद है पेज नंबर 10 पे, वी आर सीइंग मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस, स्टडी प्रोग्रेस टुवर्ड वेपनाइजेशन, है ना। स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस आपने सुना होगा कि अब जो युद्ध होगा वो अंतरिक्ष में होगा, अगला युद्ध जो होगा वो अंतरिक्ष के लिए होगा। और वेरी नेचर वारफेयर ऑन द कस्प ऑफ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन एंड व्हाट इज द बीइंग विटनेस्ड मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस एंड स्टडी प्रोग्रेस टुवर्ड वेपनाइजेशन, है ना। जैसे आज आप युद्ध के लिए जाते हैं तो आप बिना सैटेलाइट की मदद से आप कोई भी युद्ध नहीं कर पाएंगे। अब यह समझिए या यह सोचिए कि कोई भी देश युद्ध करने जा रहा है और उसके सारे सैटेलाइट हम मार के गिरा दिए गए, हमारे द्वारा सारे सैटेलाइट ही मार के गिरा दिया जाए, तो फिर यह कन्वेंशनल युद्ध हो जाएगा, पारंपरिक युद्ध हो जाएगा और जिसमें किसी का भी पलड़ा भारी हो सकता है ना। इसी पे बात की गई है, इसे आप पढ़ लेंगे, आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके बाद जो अगली न्यूज है, IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट प्रिडिक्ट्स नॉर्मल मानसून एज एल नीनो इफेक्ट लूम्स लार्ज दिस ईयर। आपको एल नीनो इफेक्ट पढ़ना है, एल नीनो इफेक्ट पढ़ना है, IMD देखना है, दो ही देखना है बस, ठीक है। IMD को देखना है, IMD क्या करता है, किस प्रकार की घोषणाएं करता है और एल नीनो इफेक्ट क्या होता है। एल नीनो के साथ साथ ला नीना इफेक्ट भी मिल जाएगा, आप थोड़ा सा समझिए। कई बार आएंगे, देखिए क्या है कि आपने एक बार देखा, दोबारा फिर आएगा, ये फिर शब्द चर्चा में रहा, फिर देखेंगे, फिर चर्चा रहा, फिर देखेंगे और इस प्रकार से कई बार देखेंगे तो आप इसके मास्टर बन जाओगे। धीरे धीरे आपको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, आप आसानी से समझ पाओगे। दोस्तों इसके पहले एक चीज़ कहूँगा, एक रिक्वेस्ट करूँगा, यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और तो आप कर लें, और यदि कोई आपके साथी तैयारी कर रहे हो तो उन्हें भी इससे जोड़ें, ठीक है। इसके बाद है सून सिंगल प्लेटफॉर्म फॉर अपॉइंटमेंट इन 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, है ना। UGC ने कहा है कि एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म होगा जिससे 45 सेंट्रल केंद्रीय विश्वविद्यालयों में आसानी से जो मतलब जो प्रोफेसर हैं उनकी नियुक्ति की जा सकती है। तो इसी पे बात की गई है, तो ये आप देख सकते हैं। इसके बाद जो है पेज नंबर 14 पे है, पेज नंबर 14 पे चलते हैं। 6 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम पिट्स वायरलेस टेलीकॉस्ट अगेंस्ट फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड एंटिटीज, है ना। तो ये जो स्पेक्ट्रम है वायरलेस यदि वो चलेगा, बैंड विच रेंज फ्रॉम 5.925 to 7.125 मेगाहर्ट्ज इज पिटिंग वायरलेस टेलीकॉम ऑपरेटर अगेंस्ट फिक्स्ड लाइन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, है ना, with both group can lay claim to band of a spectrum that could enable to next generation of 5G or Wi-Fi as some modestly instituted both, है ना। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये जो 5G और जो Wi-Fi हैं इनके सिस्टम को किस प्रकार से और बढ़ाया जाए और इनमें और फिक्स लाइन ब्रॉडबैंड में क्या अंतर हो जाएगा, इसी पे बात की गई है, दोनों की तुलना की गई है। तो यहाँ से आप ये समझ पाएंगे। इसके बाद है FM अर्ज G20 टू यूनाइट डेब्ट डिस्ट्रेस ऑफ मिडिल इनकम कंट्रीज। जो मध्य आय वाले देश हैं इनमें जो ऋण का दबाव है इसको कम करने के लिए निर्मला सीतारमण ने आह्वान किया है। अभी G20 की मीटिंग के लिए वो न्यूयॉर्क गई हैं और वहीं पे
IMF वर्ल्ड बैंक दोनों की मीटिंग हो रही है, तो वहाँ पे गई हैं और उन्होंने कहा है कि जो मध्य वर्ग के देश हैं उनके ऋण को कम करने के उपाय किए जाएं। दरअसल दोस्तों इसके पीछे एक और मंशा है। चीन इन्हीं मध्य आय वाले देशों को टारगेट करता है और उन्हें ऋण डेब्ट ट्रैप में फंसा लेता है, ऋण जाल में फंसा लेता है, जिसके बाद वो चीन की बातों को मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी के बदले में निर्मला सीतारमण ने ये कहा है कि यदि ऐसा किया जाता है तो जो निम्न या मध्य आय वाले देश हैं वो ऋण जाल में से उबर पाएंगे और किसी के दबाव में बहुत नहीं आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। फिर क्या और क्यों पढ़ें के साथ कल मिलते हैं। धन्यवाद।